वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉपिक पर थोड़ी सी बात साझा करने जा रहे हैं। बहुत ही नट शेल में मैं ये बताने जा रही हूँ कि आखिर हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें। मैं डॉक्टर रेणु पूनिया विनय कुमार सर के साथ में आप लोगों का एमए फाइनल में ये पेपर लेती हूँ और इस पीपीटी के बाद आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि आपको आखिर करना क्या है। वेल, अगर हम ये देखें कि हम इस सब्जेक्ट या इस पेपर को क्यों लें, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पीपीटी पे आपको नज़र आएंगे। अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी हाँ में है तो आप इस वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज़ आप यहीं पर इसे पॉज कर सकते हैं। सबसे पहला कि क्या आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। दूसरा, क्या आप नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है कि आपको कुछ मैप्स बनाने पड़ते हैं। आपको वर्ड फीचर्स यानी विश्व में जितने भी उच्चावच हैं उनका अध्ययन करना होता है, या आपको उन फीचर्स का वर्णन भी करना होता है। क्या आप अपने बनाए हुए मैप्स को 3D एंगल से देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आगे जाके आप रिसर्च करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा आपको एनालिसिस करने होंगे। क्या आप ये भी सोचते हैं कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट टेक्निक है वो आपको पता चले। और क्या आपको लगता है कि वो क्या वजह है कि ज्योग्राफी को साइंस का पार्ट कहा जाता है। तो अगर वही चीज़, अगर आपको लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको चाहिए तो आप आगे की ओर मूव करें। वेल, सीधी सी बात है कि हम नेट क्लियर करना चाहते हैं तो हमें ये पेपर पढ़ना होगा। पहला पॉइंट आप देखें कि 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल इस पार्ट में से आते हैं, और जब हम जीआरएफ की बात करते हैं तो ये 5 से 7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में आगे की तरफ डिप्लोमा या डिग्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ ये पेपर आपको बहुत ज़बरदस्त बेस तैयार कर देगा, क्योंकि इसका सिलेबस लगभग एक सर्टिफिकेट कोर्स के बराबर है और यहाँ का प्रैक्टिकल जो होगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको वहाँ काम आएगा। तीसरा पॉइंट, अगले साल मतलब ये जो 2021 में जो प्रीवियस बैच आ रहा है उनके लिए फाइनल में ये पेपर, जैसे आपको ये ऑप्शनल के तौर पे मिला है, उनको ये कंपलसरी के तौर पे मिलेगा, क्योंकि इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम इसे ऑप्शनल नहीं बना सकते। और साथ ही उनका पूरे एक सेमेस्टर का प्रैक्टिकल जो है वो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पर ही बेस्ड होगा। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कल को जब आप कहीं पर भी पढ़ाने लगते हैं, चाहे आप नेट क्वालिफाई करके लेक्चरशिप में आते हैं या चाहे आप स्कूल लेवल पर पढ़ाते हैं, तो रिमोट सेंसिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होने जा रहा है। ऐसे में आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है अगर आपने इसे अभी नहीं पढ़ा तो। आगे हम चलते हैं कि हमें मैप्स को ड्रॉ करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली मैप्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल होता है, और ये जो जीआईएस है ये एक तरह से हमारे लिए पूरा एक सिस्टम है जो बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम किस तरह के मैप बना सकते हैं। देखें, एडवांस्ड टाइप के मैप। और क्यों एडवांस्ड कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ एक प्लेन पेपर के ऊपर मैप ही तैयार नहीं कर रहे, बल्कि जहाँ पर भी हम हमारा पॉइंटर रखते हैं या कर्सर रखते हैं वहाँ के लोकेशंस, वहाँ की जो क्वेरीज़ हैं वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट क्वेरीज। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हम 3D के अंदर इस तरह के मैप्स को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हम जो मैप बनाते हैं वो प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाती है और इतनी आसानी से हम उस बने हुए मैप को मॉडिफाई कर पाते हैं, जबकि जब हम पेपर से, पेन से या पेंसिल से मैप बनाते हैं तो हमें मॉडिफिकेशन करते टाइम उसको फिर से बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हम इस तरह के मैप को किसी भी फॉर्म में, PDF में, JPG में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम कहीं पर भी इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए हम एक मैप बनाना जिसमें हमें 15 जगहों के लगभग 25 डेटा जो हैं वो शो करने हैं, यानी 15 × 25 ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास हो जाएगा। तो इतने बड़े डेटा को अगर हम अपने हाथ से हैंडल करना चाहें तो बहुत मुश्किल होती है, हम उसे एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते, जबकि ये जो जीआईएस है इसके थ्रू हम ये चीज़ आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट,
ये जो लोकेशन मैप हम जो बना रहे हैं, ये आपके सामने जो पीपीटी आई है, ये लास्ट ईयर मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो महेंद्र एक स्टूडेंट था, उसके द्वारा बनाई हुई है। और आप देखें कि कितने एक्यूरेसी के साथ ने उसने अपना स्टडी एरिया इजीली बताया। उसका जो स्टडी एरिया था वो आना सागर और फाय सागर लेक था। इसके अंदर करेक्शंस बहुत आसानी से हो जाते हैं और ये जो मैप है ये बहुत इजीली बनते हैं। जबकि इसी तरह के मैप को अगर हम हाथ से बनाने लगेंगे तो हमारे लिए एक साथ इतने सारे बाउंड्रीज़ को, ये जो आप बाउंड्रीज़ यहाँ देख रहे हैं, इन सारी बाउंड्रीज़ को एक साथ यहाँ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पर आगे हम अगर लेते हैं तो आप देखें कि ये एक वार्ड मैप है मैसूर सिटी का और 65 वार्ड हैं इस मैसूर सिटी के अंदर। अब 65 वार्ड के डेटा को अगर हम हाथ से बनाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी वार्ड के ऊपर हम हमारा कर्सर ले जाते हैं तो उस वार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने साइड से एट्रीब्यूट टेबल के साथ इसको ज्वाइन करा हुआ है वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाती है, जबकि पेपर पे बनाए हुए मैप में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से आपके सामने अब जो मैप आया है, ये मैप जो पीछे की तरफ का जो फ्रेमवर्क आपको दिख रहा है कि ऊपर के आइकन्स जो हैं, साइड के आइकन्स जो हैं, ये पूरा का पूरा QGIS है। और QGIS में हमने ये जब ये मैप बनाया तो इस पूरे लेआउट, मैप को हम यहाँ क्या बोलते हैं, लेआउट, तो इस लेआउट को बनाने में हमें 5 से 7 मिनट लगे। और ये जो 5 से 7 मिनट का टाइम था, इस टाइम में तो हम हमारे पेपर पे आउटलाइन भी नहीं बना सकते हैं। आप इसमें गौर से देखें कि कितने बारीकी के साथ में सारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो इसके अंदर डाली गई हैं। स्केल भी डाला है, एरो, नॉर्थ एरो भी डाला है, साथ ही इसकी बाउंड्री के अंदर हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स भी डाले हैं, जबकि हाथ से बनाए हुए मैप में इस तरह की बारीकियां डालना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट, ये हमारे आना सागर और उसके बाद में जो नाग पहाड़ है, ये उसी का हिस्सा हमने यहाँ पे दिखाया और बहुत इजीली हमने इसको 3D व्यू दिया है। चूँकि ये पीपीटी मुझे यहाँ पे दिखानी थी, अदरवाइज़ मैं आपको लाइव ये दिखाती कि किस तरह से ये जो राइट साइड पे एरो जो बने हुए हैं, इस एरो के द्वारा हम इस पूरे के पूरे मैप को ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसको चारों डायरेक्शन के अंदर, प्लस ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ इसको घुमाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा व्यू देता है और एक रियल व्यू जो है वो हमें दूसरी जगह बैठे बैठे भी मिल सकता है। आगे हम चलते हैं कि क्या वर्ड और फीचर्स को डिस्क्राइब करना और उसकी स्टडी करना जो है वो संभव है क्या। तो हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, टाइम सेविंग। अगर हम कहीं नहीं जाते हैं बल्कि एक ही जगह पर बैठे बैठे किसी दूसरी जगह की अगर हमें पूरी जानकारी मिल जाए तो ये हमारे लिए टाइम सेविंग ही होगा। दूसरा, हाई डिटेलिंग। एक एक चीज़ के बारे में अगर हमें पता चल जाए, इवन बहुत सारे जो इमेजरीज हमारे पास आती हैं वो 1 मीटर रेजोल्यूशन और उससे भी कम की मिलती हैं। तो डिटेलिंग, हमें एक एक रोड कहाँ से जा रही है, एक एक गली कहाँ से जा रही है, कौन सी बिल्डिंग ऊंची है, कौन सी नीचे है, किस तरह की क्रॉप जो है वो फील्ड में खड़ी है या क्रॉप कटी हुई है, ये सारी चीज़ें हमें हाई डिटेलिंग इसके इस रिमोट सेंसिंग और GIS के थ्रू मिल जाती है। तीसरी चीज़ है मनी सेविंग। ऑब्वियसली बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारी जो इमेजरीज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क में नेट पर अवेलेबल हैं और इसके जो सोर्सेज हैं वो भी इतने पावरफुल और रिलायबल हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पिक्चर्स होती हैं। तो और पिक्चर्स जो है वो मैं कह सकती हूँ कि पिक्चर्स झूठ नहीं बोला करती हैं, वो रियल पिक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट जो है वो टेम्पोरल स्टडी हम कर सकते हैं, यानी एक ही जगह पर आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी। मान लीजिए हम एग्रीकल्चर फील्ड की कोई रिसर्च करना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि अजमेर के पास वाला जो इलाका है वहाँ पर कितने एरिया तक एग्रीकल्चर आज हो रहा है और ये देखना चाहते हैं कि आज से 20 साल पहले कितने एरिया पर होता था। तो ये 20 साल पहले का डेटा अगर हम ऐसे खोजने लगे तो हम रेवेन्यू बोर्ड जाएंगे, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बहुत हैफर्ड वाला काम हो जाएगा। जबकि हम इसके थ्रू GIS और रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग टाइम की फ़ोटो लेंगे जिसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे ही हमने 2 अलग अलग टाइम की इमेजरी ली, उसके ऊपर GIS से हमने कुछ कैलकुलेशंस लगाई और एक क्लिक से हमें वो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सामने आ जाएगा। तो यानी टेम्पोरल स्टडी में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसके अलावा या इस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेटेड होती है। मान लीजिए सेंसस है, सेंसस के जो डेटा आपको मिलेंगे वो 10 साल बाद मिलेंगे।
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें मंथली चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ये जो रातों रात जो अतिक्रमण हो जाता है और नई बिल्डिंग बन जाती है। अगर इस तरह की हमें स्टडी करनी है कि किस तरह से पूरा का पूरा अर्बन एरिया चेंज हो रहा है, तो हमें वो सारी चीज़ें डेटा जो है वो अपडेटेड इसके अंदर हमें मिल जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो गूगल अर्थ प्रो करके एक ऐप होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। सिर्फ आपको गूगल अर्थ प्रो टाइप करना है और फिर उसको डाउनलोड पे डाल देना है। वो 7 से 8 मिनट हार्डली लेता है और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। और इस गूगल अर्थ प्रो का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बच्चों कि इस पर जा कर के हम उस जगह की लोकेशन को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। प्लस हमने अगर कोई कोरोप्लेथ मैप जीआईएस में बनाया है तो उसको हम अर्थ के ऊपर वो कहाँ पर है और उसको वहाँ कैसे सेट किया जाए वो कर सकते हैं। प्लस गूगल अर्थ पर जो हमें फ़ोटो दिख रही है, जो हमें अर्थ की इमेज या प्लेस की इमेज दिख रही है, उसको भी हम एज इट इज़ जीआईएस में काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नॉलेज भी हमें इसी चैप्टर के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे सामने ये है कि अगर डेटा एनालिसिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पहले एक चीज़ ले लेते हैं कि रिसर्च 2 तरह की होती है बच्चों। एक तो ये कि थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है, हम एक टॉपिक लेते हैं, सपोज़ हमने थॉट का कोई टॉपिक लिया और हमने लिया हमबोल्ट को। अब हमबोल्ट ने कौन सी बुक्स लिखी, उसका क्या सोच था, विचार था, उसकी जीवनी के आधार पर उसने कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन किए और वर्तमान संदर्भ में वो क्या सही बैठते हैं नहीं बैठते हैं, उसका कंपैरिजन किसी और के साथ करना, ये सारी थ्योरेटिकल रिसर्च होती हैं। दूसरी रिसर्च होती है डेटा बेस्ड, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के डेटा हम लेते हैं, या हम वाटरशेड एरिया लेते हैं, या हम कि कोई हमने लेक ले ली कि उसका एरिया कैसे चेंज हुआ है पिछले सालों में, इस तरह का चेंज डिटेक्शन हमने निकाल लिया, या वेजिटेशन यहाँ पहले था नहीं था, या अर्बन एरिया के अंदर कितने एरिया के अंदर पहले एग्रीकल्चर हो रहा था बाद में नहीं हो रहा है, या सेटलमेंट है बाद में नहीं है। तो इस तरह के जो डेटा बेस्ड एनालिसिस होते हैं, अगर आप इस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आपके लिए वरदान है और आप इसके बिना वो रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपका ओरिएंटेशन डेटा बेस्ड रिसर्च पर है तो आप ये पेपर ज़रूर लें। यहाँ पर एक डायग्राम हमने यहाँ दिखाया है जिसके अंदर आप देखें कि जब डेटा बेस्ड एनालिसिस जब हम करते हैं, रिसर्च जब हम करते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए। हमें डेटा चाहिए, नंबर 2 हमें हार्डवेयर चाहिए, नंबर 3 हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, नंबर 4 हमें टेक्निक चाहिए और नंबर 5 हमें वो एक्सपर्ट पर्सन चाहिए जो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। तो सबसे पहले डेटा तो नेट के ऊपर भरा पड़ा है, और सिर्फ ये नहीं कह रही मैं कि गूगल पर है। डेटा जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, चूँकि ये आईटी बेस्ड दौर चल रहा है, इसीलिए भारत ही नहीं, भारत के बाहर की कंट्रीज़ ने भी सभी ने अपने ऑफिशियल डेटा जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं, चाहे वो सेंसस की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के कोई और रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो वी कैन से दैट डेटा वी हैव। ओके, सेकेंड थिंग हार्डवेयर हमें यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए, और कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चाहिए, कंप्यूटर डेस्कटॉप भी चल सकता है। और हमारे पास पूरी की पूरी रिमोट सेंसिंग की लैब हमारे पास बनी हुई है। इंडिविजुअल आदमी के पास इंडिविजुअल कंप्यूटर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, इस कॉलेज के अंदर ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल हैं और जिन्हें हम हमारी लैब के अंदर कंप्यूटर्स पे डाउनलोड किया कर सकते हैं, जैसे गूगल अर्थ है, जैसे QGIS है, इसी तरह से एल्विस है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं ये, और इनका यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ें होती हैं टेक्निक। और वो जो टेक्निक जो है वो आप इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS पेपर को लेने के बाद सीखेंगे। जब एक बार आपके पास में डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, टेक्निक है आपके पास में, तो इसका मतलब अब आप एक एक्सपर्ट पर्सन हो गए हैं जो इस तरह के रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर डेटा एनालिसिस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमें डेटा बेस्ड या क्वांटिटेटिव बेस्ड रिसर्च करनी है, तो आप इस पेपर को बिल्कुल मना नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट टेक्निक इस सब्जेक्ट में क्या है इस बारे में जानें,
और दूसरी चीज़ कि ज्योग्राफी को साइंस क्यों कहते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा कि हम जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ये एडवांस्ड कार्टोग्राफी है या डिजिटल कार्टोग्राफी है। हम क्लोरोपैथ मैप जो है वो प्रीवियस के अंदर आप लोग हाथ से बनाते हुए आए हैं, इसमें हम कंप्यूटर से बनाएंगे। इसी तरह से एलिवेशन मॉडल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो DEM और TIN ट्रायंगुलेटेड इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है वो था एक। इसी तरह से DEM था, डैम जो मॉडल था वो आपने प्रीवियस में पढ़ा है। मुझे पूरा ध्यान नहीं कि आप लोगों ने उसे कितना डेप्थ में पढ़ा है, लेकिन ये एक मॉडल होते हैं। वाटरशेड एरिया यानी कितने एरिया से पानी एक जगह आता है। स्लोप इवेल्यूशन, किसी भी जगह पर स्लोप किस तरफ है उसे हम एस्पेक्ट कहते हैं, और उसका एलिवेशन कितना है, मतलब डिग्री में वो स्लोप कितना है, वो है तीसरा। नेक्स्ट जो है वो एरिया किया जा सकता है, किस तरह का कितना एरिया है वहाँ पर, ये हम निकाल सकते हैं। और चेंज डिटेक्शन यानी टेम्पोरल स्टडी हम कर सकते हैं कि पिछले साल यहाँ कितना था या 20 साल पहले यहाँ कैसा था। अब हम एक एक करके धीरे धीरे उन मैप्स को देख लें। आपके राइट साइड में जो मैप है ये बताता है कि कितने बड़े एरिया से रिवर को पानी मिल रहा है, यानी वाटरशेड एरिया की बात हो रही है। आपके लेफ़्ट साइड वाला जो है वो एस्पेक्ट को बताता है। और अगर आप इसे गौर से देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्शंस लिखी हुई है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि किस डायरेक्शन में किस तरह का मूवमेंट जो है, यानी कि ढाल जो है वो किस डायरेक्शन में है इस पूरे एरिया का, ये यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। तो ये हम इसके थ्रू देख पाते हैं। नेक्स्ट जो है ये अजमेर सिटी का ये वाटरशेड एरिया 2008 का, ये लेफ़्ट वाला जो है ये 2008 का है, राइट वाला जो है 2015 का है। वाटरशेड एरिया जो है ये अलग अलग अजमेर सिटी का ही है, और ये भी महेंद्र ने ही वर्क किया था, ये उसी के वर्क में से मैंने लिया है। ये मैप भी उसी के द्वारा बनाए हुए हैं, और इसी QGIS वाले पेपर जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू बनाया हुआ है। नेक्स्ट ये आना सागर लेक है, और इसमें हमने चेंज डिटेक्शन किया है। अगर आप देखें चेंज डिटेक्शन तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2008 से 2015 के बीच में क्या चेंज आया। आप देखें कि ये जो एरिया है जो लाइट स्काई ब्लू से है वो एरिया है 2008 में, यानी आना सागर 2008 में थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी, जबकि 2015 में इसका एरिया बढ़ गया है। तो ये सारी का सारा जो बढ़ने वाली चीज़ और सिकुड़ने वाली बात है ये हमने इमेजरी से निकाली। हम जाकर के वहाँ इस टाइम मेज़र नहीं कर सकते कि 2008 में क्या रहा होगा, लेकिन इमेजरीज़ के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से हम रिमोट सेंसिंग और GIS को यूज़ में लेते हुए एक बेहतर तरीके से अपनी रिसर्च को कर सकते हैं, एक बेहतर तरीके से हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही कि चॉइस आपकी है बेटा, आप किस तरह का ओरिएंटेशन चाहते हैं, आप किस तरह का टेम्परामेंट है आपका, आप किस तरह से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा सा रेशनल होकर के थोड़ा सा डेटा के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पेपर होगा। इसी के साथ थैंक यू।